वेलकम टू केडी एकेडमी। आज हम लोग चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 जेठीबाई। आप सभी की काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि आप क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करो, पेपर स्टाइल का डिस्कशन करो, थोड़ा बहुत ग्रामर एक्सप्लेन करो और जो भी बातें करो वो हिंदी में बताओ। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा हिंदी में, थोड़ा गुजराती में, डिटेल में, इस हिसाब से मिक्स लैंग्वेज यूज़ करके हम लोग ये चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 14 जेठीबाई। दुलेराई काराणी लेखक है। दुलेराई કારાણીનો જન્મ કચ્છ જિલ્લાના મુન્દ્રામાં થયો હતો. કચ્છના પ્રતિષ્ઠિત સાહિત્યકાર, કવિ અને લોક સાહિત્યના વિદ્વાન સંશોધક दुलेराई કારાણીની जन्म અને मृत्युની तारीख समान है। दुलेराई काराणी का जन्म कच्छ जिले के अंदर मुंद्रा करके एक गांव है उसमें हुआ है। वो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो एक कवि है, लोक साहित्य के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा संशोधक रूप में पाए जाते हैं और उसकी जन्म तारीख और मृत्यु की तारीख दोनों समान है। जैसे 26/2/1896 को वो बॉर्न हुए हैं और उसकी डेथ 26 फरवरी यानी कि 26/2/1989 में डेथ हुई थी। તેમણે બ્લેક હિલ્સ ઓફ કચ્છ ગ્રંથનો કારા ડુંગર કચ્છ જા નામે અનુવાદ કર્યો છે। તેમણે થોકબંધ લોકકથાઓ આપી છે। કચ્છના મેઘાણી તરીકે તેઓ ઓળખાતા હતા। તેમણે લખેલો કચ્છ કલાધર એક ઐતિહાસિક ગ્રંથ છે। તેમની પાસેથી ગાંધી બાવની, સોનલ બાવની તેમજ કચ્છી સંગર જેવી પદ્ય રચનાઓ મળી છે। તેમણે કચ્છના સંતો અને કવિઓ, કચ્છનું લોક સાહિત્ય જેવી કૃતિઓ આપી છે। जो दुलेराई काराणी है उसने ब्लैक हिल्स ऑफ कच्छ उसका ट्रांसलेशन किया है कारा डूंगर कच्छ जा के नाम से। काफ़ी सारी लोक कथाएँ यानी कि फोक टेल्स जो होती है और लोगों द्वारा जो बनाई गई कथाएँ होती है वो काफ़ी क्वांटिटी में दी है। दुलेराई काराणी को मेघाणी नाम से भी सभी लोग बुलाते हैं, पहचानते हैं। कच्छ कलाधर एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो दुलेराई काराणी जी ने लिखा है। उसके बाद गांधी बावनी, सोनल बावनी, कच्छी संगर जैसी पद्य रचनाएं भी बनाई है। कच्छना संतों અને કવિઓ, કચ્છનું लोक साहित्य ऐसी कृतियाँ भी बनाई है। आ लोककथाમાં દીવમાં રંગાટનું કારખાનું ચલાવતા જેઠીબાઈ પોર્ટુગીઝ સરકારના અન્યાયી કાયદાઓનો પ્રતિકાર કેવી રીતે કરે છે તેની કથા છે। જે બાળકના માતા પિતા ન હોય તેની મિલકત જપ્ત થતી, ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકારવાની ફરજ પડાતી, તે કાયદાની સામે જેઠીબાઈ યુક્તિ અને ઉદારતાથી વિજય મેળવે છે। એટલું જ નહીં, પોર્ટુગલ જઈને ત્યાંની રાણીને મળીને અન્યાયી કાયદો દૂર કરાવે છે। એમાં એક નિરક્ષર સ્ત્રીની સંવેદનશીલતા, ખુમારી અને કોઠાસૂઝ ઉત્તમ રીતે વ્યક્ત થાય છે। આજથી 1.5-2 સદી પહેલાં આવું વ્યક્તિત્વ હોય તે આપણા સંસ્કાર જીવનનું ગૌરવ છે। એ આ લોકકથા દ્વારા પ્રગટ થયું છે। ये जो लोक कथा है इसमें दीव में जो कलरिंग के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं और फिर उसके ऊपर कलर किए जाते हैं, प्रिंटिंग की जाती है, तो ऐसा एक इंडस्ट्री होती है जो जेठीबाई करके एक लेडी है वो चलाती है। उसने क्या किया कि पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट थी तो उसके सामने जो भी कुछ खराब कायदे थे, जो अन्यायी कायदे थे, तो उसका सामना करने के लिए जेठीबाई ने लड़त दी थी। ये पूरी की पूरी कथा
ऐसा बताया जाता है कि ये कथा वर्षों पहले हुई थी। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी जब्त की जाती है। कंपलसरी उसको क्रिश्चियनिटी फॉलो करने की फ़र्ज पड़ाते हैं और वही लोग को ब्रेक डाउन करने के लिए जेठीबाई ने काफ़ी ईमानदारी से, उदारता से, एक स्मार्ट वे से इस पर जीत हासिल की। इतना ही नहीं, साथ में वो पोर्टुगल जाकर वहाँ की क्वीन से, रानी से मिली और ये जो कुछ भी हो रहा था, ये खराब तरीके के कायदे यहाँ पर अमल करवाए जा रहे थे, वो सारे दूर किए। जेठीबाई बिल्कुल से पढ़ी हुई नहीं थी, वो निरक्षर थी, यानी कि इलिटरेट थी, लेकिन उसकी फीलिंग, उसके जो काम करने की चीज़ ये बिल्कुल अलग थी और उसी की वजह से उसने इसमें जीत हासिल की। ये बात तकरीबन 1.5 या तो 2 सदी पहले की बात है कि ऐसी पर्सनालिटी भी होती है, इसमें ऐसी व्यक्ति भी होती है कि जिसका कल्चर, ट्रेडिशन, संस्कार हमारे लिए प्राउड फील करवाता है। चलो अभी चैप्टर देखते हैं आगे। રાવશ્રી ભારમલજીના રાજ્ય અમલ દરમિયાન માંડવીની ખત્રિયાણી જેઠીબાઈની હિંમત અને કુનેહનો આ કિસ્સો માત્ર કચ્છ માટે જ નહીં પણ સમસ્ત ભારતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે અંકિત રહેશે। रावश्री भारमल जी एक राज्य के अमलदार है। उसके दरमियान जब वो कायदा कर रहे थे, वो राज कर रहे थे, तब मांडवी एक जिला है कच्छ के अंदर, एक प्लेस है, उसमें जेठीबाई करके एकदम से हिम्मतवान और काफ़ी एनर्जेटिक और ईमानदार व्यक्ति का एक किस्सा यहाँ पर दिखाया है, जो कच्छ के लिए नहीं लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए हिस्टोरिकल बात करवाने के लिए और उसको गोल्डन लेटर्स में आप नोटिफाई कर सको, ऐसी एक बात है। जेठीबाई बाय कास्ट खत्री थी, यानी इसीलिए उसको खत्रियाणी बोलते हैं। અમાસની અંધારી ઘેરી રાત્રિનો ગાઢ અંધકાર દશે દિશાને ઘેરી વળ્યો હતો। અડધી રાત વીતી ગઈ હતી। એ સમયે સૌરાષ્ટ્રને દક્ષિણ કિનારે આવેલ દીવ બંદરના રંગાટ અને વણાટ કામના એક કચ્છી કારખાનામાં કાનજી નામનો એક કચ્છનો કામદાર છેલ્લા શ્વાસ લઈ રહ્યો હતો। અહીં એના ઘરબાર ન હતા। પત્ની તો ક્યારનીએ પરમધામમાં પહોંચી ગઈ હતી। પેટનો ખાડો પૂરવા તે પોતાના એકના એક નમાયા પુત્રને લઈને કચ્છ માંડવીના પંજુ ખત્રી અને તેની ધર્મપત્ની જેઠીબાઈના દીવ બંદરના कारखानाમાં મજૂરી કરતો હતો। अमावस्या की एकदम से काली घेरी रात थी। चारों ओर काफ़ी अंधकार था, जैसे सभी दिशाएं ऐसे अंधकार से फैली हुई हो, ऐसा लग रहा था। मिडनाइट में आधी रात बीत चुकी थी। उस समय सौराष्ट्र के दक्षिण किनारे पर दीव बंदर, दीव पोर्ट है, वहाँ पर रंगाट यानी कि कलर काम और उसके अंदर जो वीविंग की प्रोसीजर होती है वो काम करने के लिए एक कच्ची कारखाना के अंदर, एक कच्ची इंडस्ट्री के अंदर या तो फैक्ट्री के अंदर कांजी नाम का एक कच्छ का एक कामदार था, जो लास्ट उसका जो ब्रीथ था वो ले रहा था, यानी कि उसका जो अंतिम श्वास है वो ले रहा था। उसका घर बार नहीं था, कोई भी पर्सन नहीं थे। पत्नी कब की भगवान के पास पहुंच चुकी थी। उसने अपने बच्चे को, यानी कि उसकी मम्मी तो थी नहीं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है नमाया पुत्र, यानी कि जिसकी माँ नहीं होती वो पुत्र को लेकर अपना रोजी रोटी कमाने के लिए कच्छ मांडवी के अंदर एक पंजू करके खत्री थे और उसकी पत्नी थी जेठीबाई, जो दीव बंदर था वहाँ पर उनका एक कारखाना था, फैक्ट्री थी, वहाँ पर वो मजूरी करने के लिए, लेबर वर्क करने के लिए वहाँ पर वो आए थे।
10 વર્ષના દીકરાને લઈને તે અહીં આવ્યો હતો. આજે એનો દીકરો 14 વર્ષનો થયો હતો. ત્યાં તો કાનજી પણ એની સ્વર્ગવાસી પત્ની પાસે પહોંચી જવાની તૈયારીમાં આવી પડ્યો હતો. સગા સંબંધીમાં તો તેનો એકનો એક પુત્ર પમો અને કારખાનાના મજૂરો સિવાય બીજું કોઈ ન હતું. હા, કારખાનાની માલિકણ જેઠીમાં તો માં કરતાં પણ વધારે હતી. એક કાનજી માટે જ નહીં, આ કારખાનાના તમામ કામદારો પર એ માતા જેટલું જ વહાલ રાખતી હતી. પારકા પ્રદેશમાં પેટનું પૂરું કરવા આવેલ કામદારોની માતાની ખોટ जेठीमाँ पूरी करती रहती. जो कांजी करके एक आदमी था, उसका लड़का 10 साल का था और उसको लेकर वो यहाँ पर सेटल हुआ था. आज उनका लड़का 14 साल का हो गया है. अब कांजी की भी ऐसी हालत हो गई है कि उसकी स्वर्गवासी पत्नी जैसे भगवान के पास पहुंच गई है, उसी तरह कांजी की भी हालत बिल्कुल बिगड़ गई है. वो भी मरने की तैयारी पर ही है. उसके जो भी कोई रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, कोई भी नहीं था. सिर्फ उसका एक लड़का था जिसका नाम था पमो, जो कारखाना के अंदर मजूर लोग थे, जो लेबर्स वर्क थे, वही और पमो, ये दो ही लोग, इतने ही लोग उसके आसपास थे. और साथ में ही जो फैक्ट्री की मेन पोजीशन ऑनर है, मालिकण है, उसका नाम है जेठी माँ. उसको माँ से भी ज़्यादा प्रेम करती थी. कांजी के लिए नहीं, लेकिन जितने भी फैक्ट्री के अंदर लेबर्स थे उसके लिए ये माँ से भी ज़्यादा प्रेम रखती थी, वहाल रखती थी. और यहाँ पर काफ़ी सारे लेबर्स ऐसे होते हैं जो अननोन प्लेस पर आ गए होते हैं अपना गुजरान चलाने के लिए. तो ये जेठी माँ, माँ की तरह वह माता की खोट पूरी करती है, माता की जो कमी रहती है वो पूरी करती है. जेठी माए कच्छ માંડવીથી ઉપડીને દીવ બંદરમાં રંગાટ અને વણાટ કામનું એક મોટું કારખાનું ઊભું કર્યું હતું. ભારતના રંગાટ કામના હુનરમાં કચ્છનો ફાળો મોટો હતો. જામ રાવળના વખતમાં કચ્છથી જામનગર આવેલ ખત્રીઓએ રંગાટ કળાને ખૂબ ખીલવી હતી. સમસ્ત સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગરનું રંગાટ કામ એક અવાજે વખણાતું. પરંતુ જેઠીબાઈએ તો દૂર દૂરના દીવ બંદર પર પસંદગી ઉતારી હતી. દીવ બંદરથી એના કારખાનાનો પુષ્કળ માલ પરદેશ પણ ચડતો હતો. યુરોપ, ઈરાન અને જંગબાર, મોઝામ્બિક સુધી એનો માલ પહોંચી જતો હતો. ઉચ્ચ કક્ષાની રંગટ કળાને લીધે દિવસે દિવસે આ કારખાનાનો વિકાસ વધુને વધુ થતો જતો હતો. जेठी माँ कच्छ मांडवी से लेकर दीव बंदर तक ये जो कलर काम है, वीविंग की प्रोसीजर है, ऐसा एक बड़ा सा फैक्ट्री, बड़ी सी फैक्ट्री वहाँ पर डेवलप की है. भारत के अंदर जो ये कलरिंग की प्रोसीजर है, वीविंग की प्रोसीजर है, जो कच्ची कला होती है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है. जाम रावड़ करके एक किंग है, उसके समय पर कच्छ से काफ़ी लोग जामनगर के अंदर यहाँ पर खत्री लोग आ चुके थे, जिन लोगों ने अपनी जो स्किल होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई थी. समस्त सौराष्ट्र के अंदर यानी कि काठियावाड़ के अंदर जामनगर रंगाट काम यानी कि कलरिंग और उसकी जो प्रिंटिंग होती है उसमें काफ़ी फेमस था. जेठीबाई ने तो अपनी जो पहचान बनानी थी, अपनी जो चॉइस थी, वो उसने दूर दूर जाकर दीव बंदर करके था, जो दीव है वो यूनियन टेरिटरी रीजन होता है, तो वहाँ पर उसने अपनी पसंदगी दिखाई थी. दीव पोर्ट पर से जो भी कोई फैक्ट्री का सामान होता था, जो भी कोई प्रोडक्शन होता था, उसको वहाँ से फॉरेन में शिफ्ट करते थे. यूरोप, ईरान, जंगबार, मोज़ाम्बिक जैसे काफ़ी कंट्रीज़ पर ये प्रोडक्शन पहुंचाया जाता था. इसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी फर्स्ट क्लास या तो A1 ग्रेड की क्वालिटी, हाई क्वालिटी मेंटेन करके दिन प्रतिदिन काम कर कर इसका डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ चुका था, वो विकसित हो चुका था. गुजरातना सुल्तानोना समयमां
પોર્ટુગીઝ લોકોએ આક્રમણ કરીને દીવ જીતી લીધું હતું. 17મા સૈકાની અધ વચ્ચેનો એ સમય હતો. પોર્ટુગલની મહારાણી વતી દીવનો વહીવટ પોર્ટુગીઝ ગવર્નર ચલાવી રહ્યો હતો. गुजरात के सुल्तान के समय पर सभी लोग पोर्टुगीज़ पर्सन्स जो पोर्टुगल के लोग होते हैं वो काफ़ी आक्रामक वृत्ति से दीव पर शासन कर रहे थे. 17th सेंचुरी के आसपास इन बिटवीन का ये समय था. पोर्टुगीज़ की महारानी के हिसाब से यहाँ पर दीव पर कामकाज करने के लिए हेड पोजीशन लेने के लिए वहाँ का गवर्नर नॉमिनेट किया गया था. वो भी पोर्टुगीज़ गवर्नर ही था. એ અરસામાં પોર્ટુગલના પાદરીઓ તરફથી ધર્મ પરિવર્તન વટાળ પ્રવૃત્તિ પૂરજોશમાં ચાલી રહી હતી. ભારતમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના ફેલાવા માટે પાદરીઓ જમીન આસમાન એક કરી રહ્યા હતા. અજ્ઞાન અને ભોળા લોકોને લાલચમાં લપટાવીને તેમને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ખેંચી લેવામાં આવતા હતા. અહીંના કાયદાઓ પણ વટાળ પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપે એવા પ્રકારના કરવામાં આવ્યા હતા. એમાં એક કાયદો હતો કે કોઈ પણ બાળક નિરાધાર હોય તો તેને બળજબરીથી ખ્રિસ્તી બનાવી ને તેના માલ મિલકત જપ્ત કરી લેવા. આ અતિ અન્યાયી કાયદાએ દીવની જનતાના હૃદયમાં ફફડાટ પેદા કરી લીધો હતો. કાયદો એ કાયદો જ હતો અને કાયદો એનું કામ કરી રહ્યો હતો. પાદરીઓની સત્તા અને એમની જો હુકમી આ કાયદાથી બેમર્યાદ બની જતી હતી. उस समय पर पोर्टुगीज़ के अंदर पोर्टुगीज़ जो भी कोई फादर थे वो क्या करते थे कि वहाँ पर जो संत पुरुष थे जो चर्च में रहते हैं उसको पादरी बोलते हैं, तो वो अपना जो रिलीजन होता है, कास्ट होती है, उसको चेंज करने में जुटे हुए थे. और उसी समय पर हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ख्रिस्ती का यानी कि क्रिश्चियनिटी का रिलीजन को फैलाने में काफ़ी लोग जुड़े हुए थे. सभी लोग यानी कि जो पादरी होते हैं वो उसी के अंदर व्यस्त होते हैं, ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन उसको अपनी जो हिंदू में से ख्रिस्ती बनाने की प्रोसीजर होती है वही कर कर दिखाते हैं. लोग काफ़ी अज्ञानी थे, यानी कि उसमें बिल्कुल वो इलिटरेट थे, एकदम से डिसेंट पर्सन थे. वो क्या होते हैं कि एकदम ग्रीड में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं और फिर अपना जो धर्म होता है वो परिवर्तित कर देते हैं. और ये वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस थे, लॉज थे, वो भी इसी हिसाब से बनाए गए थे कि लोगों को कंपलसरी अपना धर्म परिवर्तन करना ही पड़े. और एक वहाँ पर एक रूल ऐसा भी था कि अगर कोई बच्चे को के माता पिता ना हो, कोई भी ना हो, निराधार हो, तब उसको कंपलसरी ख्रिस्ती बनाना ही बनाना है और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो यही धर्म में शिफ्ट हो जाती है. ये अन्यायी कायदे को, ये जो अनजस्टिस हो रहा था उसको दूर करने के लिए ये कायदा किसी भी हालत में इसको बंद ही करना था. सभी जो दीव की नॉर्मल पब्लिक थी, वहाँ की जनता थी, उनके हृदय में काफ़ी फफड़ाट यानी कि अंदर से ऐसा ही चल रहा था कि हम किस हिसाब से ये अन्यायी कायदे को दूर करें. कायदा तो अपना काम कर रहा था, जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो अपने तरीके से चल रहे थे, और जो पादरी थे, जो फादर थे, वो अपनी सत्ता और अपनी बड़जबरी से बेमर्यादित होकर ये कायदा को अमल करवाने में जुटे रहते थे. પોર્ટુગીઝ અમલની આવી આપખુદીના સમયમાં મરણ પથારી પર પડેલ કાનજીનો જીવ નીકળતો ન હતો. એના મૃત્યુ બાદ 14 વર્ષના એના પુત્ર પર ખ્રિસ્તી પાદરીઓનો કાયદો કેવી આફત વરસાવશે એ ચિંતા કાનજી કામદારના કાળજાને કોરી ખાતી હતી. એનો જીવ એ ચિંતામાં જ અટવાયા કરતો હતો. આજે 8 દિવસથી એણે અનાજનો એક દાણો પણ લીધો ન હતો. આમ છતાં છેલ્લા ડચકા ખાતો એનો જીવડો કેમે કરી નીકળતો ન હતો. એના જીવની મુક્તિ થતી ન હતી. पोर्टुगीज़ अमलनी ये जो पोर्टुगीज़ अमलदारी थे, उनकी जो ये सारी चीज़ें थी, उसी समय पर अपना
लास्ट ब्रीथ यानी कि छल्ला श्वास, यानी कि जो आखिरी उसका जो सांस था वो निकलने ही वाला था कान्जी का, लेकिन किसी हालत में वो निकल नहीं रहा था। उसको मृत्यु हो ही नहीं रही थी, क्योंकि उसको चिंता थी अपने 14 साल के लड़के की, पम्मो जिसका नाम है। उसको किसी भी तरीके से ये ख्रिस्ती पादरियों से बचाना है, और अंदर ही अंदर उसको ये चीज़ बहुत ही दर्दनादायक तरीके से हिलाती रही है। काळजा यानी कि हृदय के अंदर बहुत ही हावी हो रही थी। उनका जीव इसी चिंता में था, उसको बिल्कुल से चैन नहीं पड़ रहा था। उसको सतत चिंता होती थी कि मैं किस हिसाब से मेरे बच्चे को बचाऊं। पूरे 8-8 दिनों से उसने कुछ भी नहीं लिया था, बिल्कुल एक भी दाना अनाज का नहीं लिया था, एक भी दाना अन्न का नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो मर नहीं सकता था, क्योंकि उसको चिंता थी अपने बच्चे की। इसीलिए 8મા દિવસની અડધી રાતે એના જીવને રૂંધાતો જોઈને જેઠીમાં એને આશ્વાસન આપી રહ્યા હતા, કાનાભાઈ તું તારા જીવને ગતે કર, તારે જે કંઈ કહેવું હોય તે કહી દે, તારો જીવ કેમ અકળાય છે? 8 दिन बीत चुके थे और 8वां दिन था, उसकी मिडनाइट थी, आधी रात थी। तब उसका श्वास एकदम से अंदर अंदर घुलने लगा, और तब जाकर जेठी माँ ने उसे आश्वासन दिया, उसको बोला कि तू चिंता मत कर काना भाई, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू अपने प्रभु के पास जा और तुझे जो भी कुछ कहना है वो मुझे कह दे। आपका जी क्यों इस हिसाब से ऐसे आकड़ व्याकड़ हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। आ वखते काना कामदारे बाजूमां ऊभेला एना किशोर पुत्र तरफ अंगुली निर्देश कर्यो। जेठीमां तरत ज एना मननी वात पामी गया। किशोरनो हाथ पोताना हाथमां लईने कह्युं, काना, हूँ आज भगवान ने साक्षी राखीने प्रतिज्ञा लऊं छूं कि मारू आखू कारखानु ऊंधू वળી जाए तो पण तारा दीकराने ऊनी आंच आववा नहीं दऊं। आजथी आ दीकरो तारो नहीं पण मारो छे, तू सुखेथी तारो जीव गते कर। और इसी समय पर काना ने अपने पास में खड़े हुए बच्चे के तरफ अपनी उंगली दिखाई। तभी जेठी माँ को पता चल गया कि क्या तकलीफ है। तब उसने किशोर का हाथ, यानी कि जो ये 14 साल का लड़का था, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला कि काना, तू भगवान के पास अपना जा सकता है। मैं भगवान को साक्षी रखकर ऐसी प्रतिज्ञा लेती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी फैक्ट्री में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तेरे लड़के को बिल्कुल से कुछ भी तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। अब से ये लड़का सिर्फ तेरा नहीं है, मेरा भी है। इसी हिसाब से बोल रही थी जेठीबाई। जेठीमाना आ शब्दोए कानाना अंतरना उत्पातने समावी दीधो। एનું મૂંઝાતું મંડળું શાંત બની ગયું। જેઠીમાના વચનોમાં એને પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા હતી। થોડી જ વારમાં એના પ્રાણ પરવારી ગયા। जेठीमाँ ने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ काना ने सुना, और अभी उसका जो हृदय था वो बिल्कुल से शांत हो गया। जो भी मन के अंदर प्रॉब्लम्स थे वो बिल्कुल से शांत हो गए, और जेठी माँ ने पूरे श्रद्धा से और अपने वचन को एकदम अच्छी तरीके से निभाया। और थोड़ी ही देर के बाद जो कान्हा जी है उसकी सांस निकल गई, यानी कि वो मर गया। खेल खराखरी न હતો। કાનાના અવસાનની વાત બહાર પડી જાય તો તે જ ઘડીએ પાદરીઓ અને પોલીસોનો ઘસારો આખા કારખાનામાં ઉથલપાથલ મચાવી દે એવું હતું। કાનાના નિરાધાર દીકરાને અને એની ઘર વખરીને પણ ખેંચી જાય। જેઠીમાએ સમય સૂચકતા વાપરીને કાનાના મૃત્યુની વાત પર પડદો પાડી દીધો અને બીજી જ દિશામાં પગલાં માંડ્યા। એ જ રાતે કારખાનાના એક બીજા કામદારની પુત્રી સાથે કાનાના પુત્ર પમાના લગ્ન પણ કરાવી દીધા। લગ્ન વિધિ પૂર્ણ થતાં
झड़पी गतिए पमाનું नવું घर मंडावी दीधું। अब जो देखने वाली बात थी अब शुरू होने वाली थी। अभी तो कान्हा की मृत्यु हो गई थी, सभी को ये बात पता चल जाएगी तो थोड़ी ही देर में पादरी लोग आ जाएंगे और पुलिस भी आ जाएंगे और सभी लोग पूरे फैक्ट्री के अंदर ऐसे उथल पाथल कर देंगे, यानी कि सब कुछ हिला डुला कर रख देंगे। और जो कान्हा जी का लड़का है अभी तो उसके पास ना तो माँ है ना तो पिताजी है, तो इसी समय पर उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी उठा कर ले जाएंगे और इस लड़के को भी लेकर जाएंगे। लेकिन जेठी माँ ने अपनी जो इंटेलिजेंसी थी यहीं पर दिखाई और बिल्कुल कान्हा जी की मृत्यु की बात बाहर नहीं निकलने दी और उसने दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी दिशा में अपनी सूझ लगाई, यानी कि अलग तरीके से सोचा। वही रात पर जो एक दूसरा वहाँ का लेबर था उसकी लड़की थी, उसके साथ कान्हा के लड़के का लगन करवाया, यानी कि शादी करवाई। और जो भी शादी की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट की और उसी समय पर फटाफट से पमा का नया घर भी शुरू करवा दिया। बीजा दिवसनी सांजे कान्हाना मृत्युनी जाહેરાત કરવામાં આવી। પાદરીઓ તો ટાપીને જ બેઠા હતા। તરત જ પોલીસ પાર્ટીને સાથે લઈને પાદરી લોકોનું થાળું આવી પહોંચ્યું। આ વખતે જેઠીમાં તો એક વીરાંગના બની ગયા। પાદરીઓ અને પોલીસ આડે દિવાલ જેવા બનીને તેણે નિડરતાથી પડકાર કર્યો કે કાનાનો પુત્ર નિરાધાર નથી, એ તો ક્યારનોય પરણી બેઠો છે, લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાઈ ગયો છે। और दूसरे दिन की जब सांझ थी तब डिक्लेयर किया कि अभी कान्हा की मृत्यु हो गई है। तब तो ये जो फादर थे वो राह देख कर ही बैठे थे और साथ में पुलिस पार्टी को भी लेकर सारे लोग आ गए कारखाना के अंदर, यानी कि फैक्ट्री के अंदर। और वहाँ पर उसी समय जेठी माँ एक वीरांगना की तरह वहाँ पर खड़ी हो गई और पादरी यानी कि फादर एंड जो भी कोई पुलिसकर्मी थे, जो पुलिस वाले थे, सभी को निडरता से उसने जवाब दिया कि कान्हा जी का लड़का बिल्कुल निराधार नहीं है, उसका आधार नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कब का शादी कर चुका है और वो अपनी गृहस्थी चलाने के लिए लग गया है। જેઠીમાનું રૂપ આજે તો રણચંડી જેવું બની ગયું હતું। પોલીસ અફસર એની તેજસ્વીતા આગળ ડઘાઈ ગયા હતા। થોડા ધમપછાડા મારી સૌ પાછા ફર્યા। आज जेठी माँ एक अलग ही रूप से दिख रही थी, जैसे झांसी की रानी, उसको हम रणचंडी बोलते हैं ना, उसी हिसाब से जेठी माँ का भी रूप ऐसा लग रहा था। पुलिस ऑफिसर्स और जो भी कोई फादर थे वो इसकी ऐसा रूप देखकर वो सारे डर गए और थोड़ी देर ऐसे वैसे करके वहाँ से वापस चले गए। आम छતાં એ લોકો झट મોમત મેલી દે એવા ન હતા, કારણ કે એ તો મમતીલી પોર્ટુગીઝ સરકારના પાદરી હતા। કાનાનો મુકદ્દમો એ લોકો દીવાની પોર્ટુગીઝ અદાલતમાં લઈ ગયા। કાનાના પુત્રના લગ્ન ફૂંક કરવા એમણે ન્યાયની અદાલતોનો આશરો લીધો, પણ થયેલ લગ્ન ફૂંક થઈ શકે નહીં એવો હિન્દુ ધર્મના અબાધિત અધિકારનો અદાલત પણ ભંગ કરી શકે નહીં। અદાલતમાં આખરે આ લગ્ન કાયદેસર ગણાયા અને પોર્ટુગીઝો હાથ ઘસતા रही गया। इसके बाद ऐसे ही ये सारे पुलिसकर्मी यानी पुलिस ऑफिसर्स और फादर ऐसे नहीं थे कि जो ऐसे ही ये बात को यहाँ पर ही टाल दे, लेकिन वो कहाँ पर गए तो वो अदालत के अंदर गए, कोर्ट के अंदर गए। वहाँ पर काफ़ी प्रयत्न किए कि कान्हा का लग्न है वो फोक कराए, लेकिन हिंदू रिवाज के अनुसार एक बार जो शादी हो जाए तो उसको फोक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट भी हार गई और फिर लिटरली रूप से ये शादी मान्य हुई और जो भी कोई पोर्टुगीज़ अमलदार थे, पोर्टुगीज़ ऑफिसर्स थे, वो सारे ऐसे के ऐसे ही रह गए। आ रीते जेठीमानो नैतिक विजय तो थयो, परंतु पोर्टुगीज़ सरकारनो जालिम कायदो एना अंतरमां हजू कांटानी जेम पेठे खड़कतो हतो।
આ કાળા કાયદાના સકંજામાંથી છૂટવા માટે કયો રસ્તો લેવો એ જ વિચારો એના અંતરમાં રાત દિવસ ઘોળાતા હતા। यहाँ पर जेठीबाई का विजय हुआ, वो भी अच्छी तरीके से, लेकिन उसको काफ़ी चुभता था यह पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट का ये बिल्कुल अनजस्टिस वाला लॉ। वो सतत ही प्रयत्न करती रही कि किस हिसाब से ये जो खराब कायदा है उसमें से किस हिसाब से मैं सभी लोगों को बचा सकूं। रात दिन वही प्रश्न उसके दिमाग में चल रहा था। जेठीमानी सामे पोर्टुगीज़नी हठाग्रही सरकार हती। सीधो सामनो करवाथी तो आ सरकार एने चांचड़नी माफक चोड़ी नाखे एवो ए जमानो हतो। एटले जेठीमाए एक नवो ज मार्ग ग्रहण कर्यो। जेठीमा के सामने पता था कि ये जो पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी जिद्दी है, तो जेठीमा ने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी और ऐसे ही अगर डायरेक्टली अगर जाएगी सामना करने के लिए तो पता है कि यह गवर्नमेंट एक इंसेक्ट की तरह उसको तोड़कर फोड़कर मारकर बिठा देगी। लेकिन जेठीमा ने तो एक नया ही रास्ता निकाला। एक बाहोश બેરિસ્ટરની સલાહ લઈને પોર્ટુગલની રાણી ઉપર જેઠીમાએ પોર્ટુગીઝ સરકારના જુલમની કહાણી પોર્ટુગીઝ ભાષામાં હૃદયદ્રાવક શબ્દોમાં લખાવીને તૈયાર કરી। ત્યાર પછી આ અરજીના અંગ્રેજી અક્ષરોમાં મોટા બીબા લાકડાની પટ્ટીઓમાં કોતરાવીને તૈયાર કર્યા। મોટી રેશમી ઓઢણી પર આ અરજી મોટા અક્ષરોમાં સાંગોપાંગ છાપીને તૈયાર કરી। एक जो बैरिस्टर होता है, एक एडवोकेट होता है, उसकी एडवाइस लेके पोर्टुगीज़ की रानी पर एक बड़ा सा अपनी ही जो अंदर की यानी कि जो आंतरिक भाषा होती है जिससे हृदय द्रवी उठता है, ऐसी लैंग्वेज के अंदर पूरा का पूरा जो पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट यहाँ पर आकर जो कुछ भी जुल्म कर रहे थे उस पर उसने एक पूरा का पूरा रिपोर्ट बनाया। उसको इंग्लिश के लेटर्स में ट्रांसलेट करके फिर अच्छे से एक वुडन बॉक्स के अंदर और पूरा का पूरा जो बड़ी सी स्ट्रिप्स होती है उसको डिज़ाइन करवाया और उसके अंदर लिखा और एक बड़ी सी जो रेशमी दुपट्टा होता है उस पर ये बड़े बड़े अक्षरों से लिखाया और उसको तैयार किया। यहाँ पे जो बीबा लिखा है ना उसका मतलब होता है मोल्ड, कि ऐसा वुडन मोल्ड बनाया कि जिससे पूरी की पूरी जो दुपट्टा होता है उस पर अच्छे से यह पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिखी जाए। અરજીની આજુબાજુ ચારે તરફ એક સુંદર ફૂલવેલ પણ છાપીને ગોઠવી દીધી। આખી ઓઢણી પર આ અરજી એવી કળાપૂર્વક તૈયાર કરવામાં આવી હતી કે જોનાર એને જોઈને ચકિત થઈ જાય। અરજીમાં માતબર હિન્દુ ગૃહસ્થોની સહીઓ પણ લઈ લેવામાં આવી હતી। ધર્મને નામે ચાલતા જુલમોનો એમાં આબેહૂબ ચિતાર હતો। ये जो उसने एप्लीकेशन लिखी थी उसके आसपास बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों की एक जो क्लाइंबर बोलते हैं ना, फ्लावर के जो क्लाइंबर होते हैं उसी हिसाब से वहाँ पर वेल लगा दी और ये पूरी की पूरा जो दुपट्टा था वो उसको अच्छी तरीके से अच्छे स्किल से अच्छा डेकोरेशन करके रेडी किया, जैसे कोई भी पर्सन उसको एक बार देखे तो देखता ही रह जाए, ऐसा सुंदर बनाया। और इसमें जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन थी उसके नीचे यहाँ पर जो हिंदू गृहस्थों थे यानी कि जो पंडित वगैरह थे, बड़े बड़े लोग थे, उसकी भी वहाँ पर सिग्नेचर ली और जो कुछ भी धर्म का नाम पर चल रहा था उसका बिल्कुल रियल चितार यहाँ पर किया, यानी कि बिल्कुल आबेहूब ऐसे ही लिख के दिया कि क्या क्या चल रहा है भारत देश के अंदर। आ अरजी छापेली ओढ़णीने सुंदर किनखाबनी थेलीमां मूकीने जेठीबाए प्रवासनी तैयारी करवा मांडी। दीव बंदरेथी वहाणोमां उपड़ीने 2 अठवाडिया पछी पोर्टुगलनी धरती पर पग मूक्यो। इस दुपट्टे को एकदम से सुंदर जो एकदम शाइनी मटेरियल आता है ऐसी एक थैली होती है उसके अंदर रखा और अपने जो ट्रैवलिंग की प्रोसीजर थी उसके लिए चली। फिर दीव बंदर से, दीव पोर्ट से वो लेकर 2 वीक तक कंटिन्यूस उसने शिप के अंदर बिताए और फिर पोर्टुगीज़ पहुंची।
અહીં આવી પોર્ટુગલના ગવર્નરના બે મોટા અધિકારીઓની જેઠીબાઈએ મુલાકાત લીધી. એકનું નામ હતું એન્ટોનિયો મેલો દ કેસ્ટ્રો અને બીજાનું નામ હતું એનલી કેસ્ટ્રો દ રાલ. આ બંને અધિકારોએ ઘણી સહાનુભૂતિથી જેઠીબાઈને મુલાકાત આપી. એની બધી હકીકત પણ ધ્યાનમાં લીધી. આ મુલાકાત વખતે જેઠીબાઈ ધૂળે દિવસે હાથમાં સળગતી મશાલ લઈને ગઈ હતી. કારણમાં એમ હતું કે પોર્ટુગીઝ સરકારના રાજ્યમાં ઘોર અંધકાર છે, એટલે એને પ્રકાશની જરૂર છે. અહીં यानी कि वहाँ पर पहुंचकर पोर्टुगीज़ के जो गवर्नर थे, बड़े दो पोजीशन पर थे, अधिकारी थे, उसकी मुलाकात ली. वहाँ पर उसकी विज़िट की. एक का नाम था एंटोनियो मेलो द कैस्ट्रो और दूसरे का नाम था एनली कैस्ट्रो द राल. दोनों अधिकारी ने काफ़ी हिम्मत से और काफ़ी सहानुभूति से मुलाकात दी और जो भी कुछ हकीकत थी वो सब ध्यान में ली. फिर जेठीबाई जब ये मुलाकात कर रही थी तब उसने हाथ में एक बड़ी सी मशाल ली थी, वो भी जलाई हुई. इसका रीज़न यही था कि पोर्टुगीज़ सरकार के राज्य के अंदर घोर अंधकार छाया हुआ है, उसको लाइटनिंग की ज़रूरत है, उसको प्रकाश की ज़रूरत है. આ પ્રયોગે ઉભય અધિકારીઓ પર ભારે અસર કરી. આ ઓફિસરોએ એ વખતની પોર્ટુગલની રાણી ડોન લ્યુઝાની મુલાકાતની સગવડ કરી આપી. એટલું જ નહીં પણ જેઠીબાઈની અરજ પર ખાસ લક્ષ્ય આપવાની ભલામણ પર કરી દીધી. ये जो एक्सपेरिमेंट था, हाथ में मसाल जलाए हुए जाना, ये जो ऊपरी अधिकारी थे उस पर काफ़ी उसकी इफ़ेक्ट हुई. और उसी समय पर ऑफिसरों ने ऐसी भी फैसिलिटी कर दी कि वो इजीली डोन ल्यूज़ा से, वहाँ की जो क्वीन थी, पोर्टुगल की क्वीन, उससे उसकी विज़िट हो सके और जेठीबाई का जो भी कोई लक्ष्य था वो उसको फुलफिल कर सके. પોર્ટુગલની રાણી અને જેઠીબાઈની મુલાકાત ઠીક લાંબી ચાલી. ભારતની એક કાળા રંગની બાઈને મુલાકાત આપતી વખતે પોર્ટુગલની રાણીએ ખૂબ જ સૌજન્ય દાખવ્યું હતું. જેઠીબાઈએ હૃદય ખોલીને બધી હકીકત રજૂ કરી અને ભારતીય કળાની છાપેલી ઓઢણી રાણીને ભેટ કરી. ઓઢણીની અંદર મોટા અક્ષરે છાપેલી અરજી વાંચીને રાણી તો આશ્ચર્યમુગ્ધ બની ગઈ. અરજીની કરુણ કહાણીએ તેની આંખોમાં આંસુ આણી દીધા. ખરેખર એક સ્ત્રીના હૃદયને સ્ત્રીના હૃદય સિવાય બીજું કોણ પારખી શકે. पोर्टुगल की क्वीन थी, जो रानी थी, वो और जेठीबाई की जो विज़िट थी वो काफ़ी ठीक लंबी चली. एक थी इंडियन जो स्किन होती है ऐसी ब्लैक कलर की एक लेडी थी और उसके एकदम सहानुभूति से अच्छी तरीके से समझा पोर्टुगल की रानी ने, जो काफ़ी ब्यूटीफुल और वाइट स्किन वाली थी. जेठीबाई ने जो भी कोई तकलीफ़ थी वो अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया. और ये जो इंडियन कल्चर था, जो इंडियन स्किल थी, ऐसे बनाई हुई जो दुपट्टा था उसको गिफ्ट में दिया. इसके अंदर जो भी कुछ लिखा था एप्लीकेशन के अंदर, वो सब कुछ देखकर रानी की भी आँख में आंसू आ गए. और यहाँ पर पता चलता है कि एक लेडी की जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है वो दूसरी ही लेडी समझ सकती है. રાણીએ જેઠીબાઈની કલામય કૃતિ અને હિંમત માટે ધન્યવાદ આપ્યા અને આભારની લાગણી વ્યક્ત કરી. ભારતમાં પોર્ટુગીઝ સરતાનો જુલ્મી કાયદો તેણે પોતાના ખાસ ફરમાનથી રદ કરાવ્યો. रानीए जो रानी थी वहाँ की, उसने काफ़ी अच्छी तरीके से जो हिम्मत थी और ये बहुत ही सुंदर तरीके से जो ये दुपट्टा बनाया गया था, उसके अंदर एप्लीकेशन लिखी गई थी, इसके लिए थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला और उसको बोला कि जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ. और पोर्टुगीज़ सरकार का जो भी कोई जुल्मी रूल्स रेगुलेशंस थे उसको रद्द करने का, उसको बंद करने का फरमान भी कहा. તે દિવસથી જેઠીબાઈની ઓઢણી પાન દ જેઠીનું નામ વિખ્યાત બની ગયું. આ ઓઢણીની ભાત સાથે જેઠીબાઈનું નામ પણ જોડવામાં આવ્યું. આ ભાત ભારતની એક અનોખી ભાત ગણાય છે.
उस दिन से जेठीबाई का यह दुपट्टा पान द जेठी नाम से फेमस हो गया। इस दुपट्टे के साथ जो प्रिंट बनाई थी उसके साथ जेठीबाई का नाम भी अटैच हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा पान द जेठी। और भारत की एक अलग ही तरीके की ये प्रिंट है, डिफरेंट तरीके की ये प्रिंट है। રાણીની આજ્ઞાનો ઠરાવ એક તામ્રપત્ર પર કોતરાવવામાં આવ્યો। આ તામ્રપત્ર ઘણા માન અને દબદબા સાથે જેઠીબાઈને અર્પણ કરવામાં આવ્યું। जो रानी थी उसने जो भी कुछ रिक्वेस्ट थी उसको एक कोपर का जो पत्र आता है उस पर अच्छे से, ताम्रपत्र बोलते हैं उस पर, उसने उस पर कार्विंग करवाई और काफ़ी रिस्पेक्ट और अच्छी तरीके से जेठीबाई को यह अर्पण किया। એ ઉપરાંત જેઠીબાઈના માનમાં અઠવાડિયામાં એક દિવસ તેમના ઘર આગળ બેન્ડ વગાડવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો। જેઠીબાઈની જિંદગી સુધી આ કાર્યક્રમનો અમલ ચાલુ હતો। પોર્ટુગીઝ ઓફિસરો જેઠીબાઈના ઘર પાસેથી પસાર થતા ત્યારે જેઠીબાઈના માનમાં પોતાના માથા પરથી હેટ ઉતારી નાખતા। इस दिन से जेठीबाई थी वहाँ पर वीक में एक दिन ऐसा होता है कि उसके घर के आगे एक बैंड बुलाई जाती है और काफ़ी अच्छी तरीके से वो बैंड बजाते हैं, ऐसा भी हुक्म करवाया गया। और जब तक जेठीबाई जिंदा थी तब तक यह सिलसिला चालू रहा। जब भी पोर्टुगीज़ ऑफिसर जेठीबाई के घर के पास से पसार होते थे तब अपनी जो हेड थी उसको नीचे उतार कर सैल्यूट करते थे। कच्छ मांडवीना एक अभण बाई जेठीबाई आ रीते पोताना गजा उपरवटનું एक अद्भुत कार्य करीने पोताना नामने प्रख्यात करी गया, अमर करी गया। कच्छ मांडवी की एक इलिटरेट लेडी जेठीबाई, जिसने अपनी जो हिम्मत होती है, अपनी जो लिमिटेशंस होती है, उससे काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से एक इंटरेस्टिंग काम करके दिखाया, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके दिखाया और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई और अपना नाम कर गई। यह चैप्टर कच्छडो बारे मास जो चैप्टर है, एक बुक है, उसमें से लिया गया है। थैंक यू सो मच। इसी हिसाब से आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। बाय।